हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका स्किल वेब चैनल में। मेरा नेम है ब्रजेश सिंह। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अपनी फोर्थ क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा मोशन और रेस्ट कंडीशन और वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये सारी टॉपिक्स जो है आपने थर्ड क्लास में पढ़ लिए। अभी फोर्थ क्लास में हम लोग यहाँ पे शुरू करने चल रहे हैं द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान भार में क्या रिलेशन है, मतलब उसमें संबंध क्या है, घनत्व क्या है, सापेक्ष घनत्व क्या है, और वस्तु का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करने की विधियां जानेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी पीछे वाली क्लास सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से। आपने उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन मैंने लिया है वो भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ उसके साथ जो चीज़ें आपके बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए अब कि जब भी आपको इस उन टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप वो चीज़ें कर पाओ। और हाँ, इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है उससे बियॉन्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतना आप पढ़ लो, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे स्टूडेंट्स, इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। ठीक है। चलिए, तो आज शुरू करते हैं हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फोर्थ क्लास। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ द्रव्यमान और भार और बाकी ये जो टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन पे बने हुए हैं। ठीक है। चलिए, तो एक बात और आपसे ये करनी थी स्टूडेंट्स, आप लोगों का जुलाई लास्ट या अगस्त में एग्जाम है। तो इस बार ये देखा गया है कि हुआ तो सिंगल ही पेपर है ऑनलाइन, लेकिन उसमें तीनों अलग अलग का मार्क्स का अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट वाइज नंबर रिजल्ट में आया हुआ है। तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था स्टूडेंट्स, उनको पता चल गया होगा कि जैसे मान लीजिए वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मान लीजिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसमें उनकी बैक लग गई है। बाकी ट्रेड थियरी में उनका अच्छा आया था तो ट्रेड थियरी में उन्होंने अच्छा कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आपको तीनों चीजें बैलेंस लेके चलनी है। फर्स्ट ईयर वाले वो सभी स्टूडेंट्स जिनके जिनके तीन सब्जेक्ट्स जो उसमें आते हैं, स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, दो एक सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो कि पढ़ ही रहे हो, और एक ट्रेड थियरी। ठीक है। तो उन तीनों को आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना है और वो साथ में भले आएगा पेपर, लेकिन उसको पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि वो एक एक को किसी को पढ़ लेने से दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट भी क्वालिफाई नहीं होगा। उसके लिए अलग से आपको उसका भी क्वालिफाइंग मार्क्स अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी बात क्या है, मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान और भार। तो द्रव्यमान और भार में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की जो द्रव्यमान है, ठीक है, जो द्रव्यमान है स्टूडेंट्स वो एक तरीके की क्या है, इसको हम लोग द्रव्यमान को मास बोलते हैं। ठीक है। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। दैट इज ए प्रॉपर्टी। क्या है ये स्टूडेंट्स? ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है। ठीक है। किस चीज की प्रॉपर्टी है? ये है मटेरियल की प्रॉपर्टी। किस चीज की? मटेरियल की। मतलब ये एक तरीके का गुण है बच्चों। ये गुण है, किस चीज का गुण है? ये पदार्थ का गुण है। ठीक है। ये पदार्थ का गुण है क्या? मास, द्रव्यमान जिसको आप बोल रहे हो वो पदार्थ का गुण है। ठीक है। ये किस तरीके का गुण है? तो आप बोलोगे कि द्रव्यमान, ठीक है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई कोई भी वस्तु वस्तु जगह घेरती है। ठीक है स्टूडेंट, गही जगह घेरती है। ठीक है। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहो तो क्या बोलोगे? मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, विच इज द कॉज ड्यू टू विच एनी एंटिटी या एनी बॉडी ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है। दैट इज मास। ठीक है। तो याद रखना है कि सबसे पहले ये क्या है, ये एक तरीके का गुण है। किस चीज का गुण है? पदार्थ का गुण है। और उसकी डेफिनेशन अगर आपको समझना हो तो ये है, इंग्लिश में तो जो मैंने बोला है वो है। ठीक है। मैं समझ रहा हूँ इंग्लिश में लिखने का आपके लिए फायदा नहीं है, हिंदी में ही आप लोग ज्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश में नहीं नोट कर रहा हूँ, आपको बस बोल दे रहा हूँ। जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो चीजें नोट कर लें जो भी मैंने आपको अभी बोला है। ठीक है। तो मास एक तरीके की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे पूछे तो आपको बस यही बताना है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये एक पदार्थ का गुण है जिसकी वजह से पदार्थ स्पेस घेरता है, मतलब जगह घेरता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलो, छोटी छोटी बातें और करते हैं। पहली चीज, मात्रक। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, देन द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स,
वो होता है आपका किलोग्राम, मतलब आप केजी बोलोगे, ठीक है, या फिर ग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राम भी आप बोल सकते हो। चलो मैं मिटा के इसको आगे लिखता हूँ, ठीक है, इसको आप ग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है, सीजीएस यूनिट में अगर आप बोलोगे तो वो ग्राम बोलोगे। पाउंड भी बोल सकते हो, ठीक है, पाउंड, पाउंड किसकी यूनिट है, बोलो, एफपीएस, एफपीएस यूनिट है पाउंड। ये है बच्चों सीजीएस यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है आपकी एमकेएस यूनिट। तो ये सब याद रखना है आपको, तो इतनी सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो मात्रक ये हो गए बच्चों। अभी दूसरी चीज अगर मैं बोलूं कि ये किस तरीके की राशि है, ठीक है, तो बोलोगे राशि, ठीक है। तो जो ये राशि है बच्चों, ये है एक अदिश राशि, ठीक है, ये सब आता है ना आपके एग्जाम में, बताओ, ये अदिश राशि है, ठीक है। उसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये अदिश राशि के साथ साथ एक तरीके की ये क्या है, मूल भौतिक राशि है, मूल रूप की भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि। याद करो मैंने क्या बोला था कि आपके पास 7 ऐसी राशियां हैं, ठीक है, 7 राशि ऐसी होती है जिनको मूल भौतिक राशियां बोलते हैं, जिसमें द्रव्यमान भी एक था, याद करो पहले, ठीक है, उसमें से द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि था जो कि मूल भौतिक राशि है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये एक अदिश राशि है, ठीक है बच्चों। चलो आओ, तो मात्रक हो गया, राशि किस तरीके की है वो आप समझ गए। उसके अलावा आपको मैं बताता हूं कि ये मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मापन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, मापन इसका कैसे होता है, मतलब मेजरमेंट कैसे होती है, ठीक है, मेजरमेंट कैसे होती है, तो मेजरमेंट होती है ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी बैलेंस से। ये वो वाला बैलेंस नहीं है बैंक बैलेंस, ठीक है, बैलेंस मीन्स तुला, ठीक है, ऑर्डिनरी बैलेंस मतलब साधारण तुला से, ठीक है स्टूडेंट, साधारण तुला से इसका मापन करते हैं। कैसा होता है साधारण तुला, आपने देखा होगा, देखो ऐसे करके, ये देखो ऐसे जो पकड़ने के लिए हैंडल होती है, और ये हुआ, इसमें ये हुआ, जब मम्मी बोलती थी कि जाओ बेटा घर में वो चीनी लेके आओ, तो आप ऐसे ही जाते थे, तो वहां पे अंकल जी ऐसे करके आपको एक तुला में, मतलब एक बैलेंस में आपको चीनी मेजर करके देते थे। यहाँ 1 kg का मेजरेंट होता था, 1 kg का, और यहाँ पे पॉलीथीन में आप चीनी आपको मिल जाती थी, ठीक है। तो ये जो बैलेंस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो तुला है, ये आपका क्या है, साधारण तुला है, ठीक है। तो इससे क्या मापन होता है, ध्यान रखना, साधारण तुला से आपका द्रव्यमान मेजर होता है, याद रखना, द्रव्यमान मेजर होता है, ठीक है। कोई भी पूछे, क्वेश्चन आता है, ये बार बार आता है आपके एग्जाम में कि भाई साधारण तुला से क्या मेजर होता है, तो आपको क्या बताना है, द्रव्यमान मापते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है हमेशा। चलो आओ, अगली बात और हम लोग करते हैं, देखो, द्रव्यमान, क्योंकि वो पदार्थ की प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन है, वो उसकी आंतरिक जो है प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, तो वो बदलती नहीं है, ठीक है। तो जो भी द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है। मतलब अगर इसको लेके आप मंगल ग्रह पे चले जाओ या फिर चंद्रमा पे द्रव्यमान को लेके चले जाओ, तो ऐसा नहीं कि जैसे 1 kg का जो मेजरेंट होता है ना, 1 किलो आपने देखा है आयरन वाला, तो वो 1 किलो के लेके अगर आप चंद्रमा पे भी चले जाओगे तो बच्चों वो 1 किलो वही रहेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान का मान वही रहता है, ठीक है, बदलता नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। मापन कैसे करते हैं ये याद रखो, राशि किस तरीके की ये याद रखो, मात्रक क्या होता है वो याद रखो, ठीक है। और अगर याद हो सके तो इसके डिफिनीशन याद कर लो। तो इतनी सारी चीजें ये सब आपके एग्जाम में आती हैं, जो अलग अलग मैंने आपको सब बता रखा है, ठीक है। चलो आओ, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भार क्या होता है। एक नई स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, नई स्लाइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो नई स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि भार क्या होता है, ठीक है। चलो, तो नई स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि भार क्या होता है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, वेट। क्या बोल रहे हो स्टूडेंट्स, वेट। उम्मीद करता हूँ कि मतलब मजा आ रही होगी आपको, मुझे लग रहा है, ठीक है, कि चीजें समझ में आ रही हो। जो चीजें आप 9th 10th में अच्छे से नहीं पढ़े थे वो आप यहाँ पे अच्छे से समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। चलो भार की बात करते हैं, बहुत सिंपल सी भाषा में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो, एक तरीके से वैसे इसको देखा जाए तो एक तरीके का बल है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का बल है। अच्छा, किस तरीके का बल है ये एक तरीके का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये तो किसी बड़े भारी पिंड के बीच में लगता है, हालांकि यह सभी के बीच में लगता है, हर एक दो द्रव्यमान के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर मान लो ये द्रव्यमान m1 है, ये द्रव्यमान m2 है, तो न्यूटन साहब ने बोला था कि भैया ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को खींच रहे हैं।
इनके बीच में बल लग रहा है, और ये जो बल है उसका मान कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां पे आर क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। लेकिन अपने काम का ये बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो द्रव्यमान के बीच में हमेशा बल लगता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि भार क्या है। तो बच्चों भार क्या है, जैसे मान लो आपकी ये धरती माता, अपनी ये धरती माता, आपकी नहीं मेरी भी है, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स, पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु रखी है, मान लिया, ठीक है, तो ये जो वस्तु है उसको ये धरती माता अपनी अपने केंद्र की ओर खींचती रहती हैं, ठीक है, अपनी ओर खींचती रहती हैं। तो खींचने के लिए ये क्या लगाती हैं धरती माता, इस द्रव्यमान m पर क्या लगाती हैं, बल लगाती हैं। ये वही बल की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसको मैं F बोल रहा हूँ, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका जो मान होगा वही इस द्रव्यमान का भार होगा। इंपॉर्टेंट बात समझो कि एक ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है, ठीक है। इस द्रव्यमान को पृथ्वी अपनी ओर जितने बल से खींचेगी बच्चों, वही वेट हो जाएगा किसका, इस द्रव्यमान का। ठीक है, तो अगर मैं आपको सीधे सीधे इसी भाषा में समझा दूं तो ऐसे बोलोगे, किसी भी द्रव्यमान, ठीक है, किसी भी द्रव्यमान का भार वह बल है, वह बल है जिसके कारण पृथ्वी, समझ लेना, ठीक है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ऐसे लिख लो, आकर्षित करती है। ये सबसे सरल भाषा मैंने आपको बताया है, आकर्षित करती है। ठीक, याद रखना, किसी भी द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान का ही भार होगा। ठीक है, भार का मीनिंग ये है कि किसी भी द्रव्यमान पर, किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जिसकी वजह से धरती माता अपने केंद्र की ओर उस द्रव्यमान को या उस वस्तु को खींचती हैं, उसी बल को क्या कहते हैं बच्चों, वेट कहते हैं, उसी बल को भार कहते हैं। याद रखोगे हमेशा के लिए। चलो वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। अब आप समझो इससे छोटे छोटे पॉइंट्स। तो इसका अगर मैं बोलूं मात्रक क्या है, तो मात्रक तो न्यूटन होता है। ठीक है, मात्रक इसका न्यूटन होता है या फिर डाइन होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है बच्चों, डाइन होता है, इसका मात्रक होता है आपका डाइन। ठीक है, मात्रक हो गया आपका डाइन। रुको इसको जरा मिटा दूं, पतले पेन से लिखते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया डाइन। ठीक है, तो मात्रक हो गया आपका न्यूटन, न्यूटन हो गया, एन से शो करते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं डाइन। ठीक है, हिंदी में भी आप डाइन ही बोलोगे, डाइन, जिसको आप डी वाई से शो करते हो, वैसे ऐसे ही लिखो इसको। ठीक है, तो मात्रक क्या हो गया बच्चों, डाइन या न्यूटन हो गया। अगर आपको मैं रिलेशन बताऊं तो आपको पता है क्या कि डाइन और उसमें क्या रिलेशन है, तो 1 डाइन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁵ न्यूटन। ठीक है, 10⁵ न्यूटन। गलत बोल दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, गलत, 10⁻⁻5 न्यूटन, या ऐसे बोलो आप इसको, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है बच्चों, ये होता है। ठीक है, ऐसे करके दिमाग में रखो इस चीज को। तो मात्रक आपको पता चल गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको फील लेनी है, आपको समझना है कि व्हाट इज द वेट, तो आपको सिंपली ये समझना है कि जो धरती माता, जैसे मान लो हम लोगों का वजन कितना है, मान लो 50-60 kg है, तो 60 kg मतलब मास पर धरती माता अपनी ओर कितने बल से खींच रही हैं, उस चीज को हम लोग वेट कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको पता करना हो कि भाई ये बल की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है, अभी जो संबंध स्थापित होने वाला है बल और भार में, वो चीजें हम लोग समझ लेंगे और आसानी से उसको कर लेंगे। अच्छा, इसको हम लोग सिंपली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मात्रक पता चल गया। ठीक है, और मात्रक के बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये राशि किस तरीके की है। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी दिशा में, जैसे हम कह रहे हैं ये बल है, तो बच्चों अगर बल है तो बल तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि। इसका मतलब क्या है, वेट भी सदिश राशि है। ठीक है, तो अगर भार, भार जो है सदिश राशि है, तो जरा देखो, सदिश, सदिश राशि है, तो भाई इसका मान तो आप पता लोगे, लेकिन बताओ दिशा किधर होगी। तो अगर दिशा की मैं बात करूं, तो दिशा इसकी होगी पृथ्वी के
केंद्र की ओर, इसको सब नोट कर लेना, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र की ओर इसकी बच्चों दिशा होती है, ठीक है। भाई मैंने कहा कि ये राशि क्या है, मतलब एक तरीके की ये जो भौतिक राशि है वेट, वो क्या है, तो मैंने कहा सदिश राशि है। तो अगर वो सदिश राशि है तो उसकी दिशा होगी, तो दिशा किधर होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी वस्तु की भार की जो दिशा है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, हमेशा याद रखो, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको मापते कैसे हैं, ठीक है। तो मापन कैसे होता है बच्चों इसका, तो इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, मतलब इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस या तुला, जो भी कह लो, ठीक है। स्प्रिंग तुला कैसे होता है जरा ध्यान से देखो। जैसे मान लिया ये अभी आप लैब में जाओगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ इसके अंदर लगी रहती है स्प्रिंग, और इसमें एक पॉइंटर लगा होता है जो कि इंडिकेट करता है रीडिंग, स्केल यहाँ पे लगी होती है, न्यूटन में इसको मेजर करते हैं हम लोग, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपने 1 kg का मेजरेंट ऐसे लिया है, 1 kg का, तो स्टूडेंट्स अगर 1 kg का लिया है तो ये यहाँ पे एक तरीके से रीडिंग यहाँ दे देता है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो 9.8 न्यूटन जो है वो बच्चों वेट है, और जो 1 kg है वो बच्चों मास है, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, ओके नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलो वेट, मैं इस अपने को हेडन कर रहा हूँ, तब तक आप देख लो इसको और समझ लो। देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ पे मैं देखो आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये इसकी रीडिंग है, ये बताता है वेट, और स्टूडेंट्स ये जो केजी है ना, ये 1 kg मास है, ठीक है। तो 1 kg मास को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, मतलब वेट आपको इसका पता करना है, तो वेट आपका क्या हो जाएगा 9.8। अच्छा ये आया कैसे, अब हम लोग समझते हैं कि आया कैसे, ठीक है। तो चलो तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें अपने को भी मैं ला लूँ जरा, चलो आओ अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि चलो ये तो समझ गए स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग मेजर करते हैं, इतना याद रखो। कैसे आया 9 पॉइंट तभी बताता हूँ, ठीक है। चलो तो रिलेशनशिप बिटवीन मतलब द्रव्यमान और भार के बीच में संबंध, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। तो आओ देखते हैं मास और वेट में क्या रिलेशन है, लेट्स सी, ठीक है। इसको आपने m माना था, इसको w माना था, अब आपको m और w में रिलेशन पता करना है। तो मैंने देखो ध्यान से समझो, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये क्या है, एक तरीके का गुण है, किसका, पदार्थ का गुण है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, ये तो इतना दिमाग में रखो। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो W है स्टूडेंट्स, जो W है ये द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ठीक है। जो द्रव्यमान है आपका M, ठीक है, जो द्रव्यमान M है उसके समानुपाती, मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका भार भी ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा वो बताएगा आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, याद है आपको गुरुत्वीय त्वरण, नहीं याद है तो पिछली क्लास में जाओ, पिछली क्लास में आई बटन पे मैं देखो लिंक दे रहा हूं, आप वहां से 3rd क्लास देखो, आपको समझ में आएगा कि गुरुत्वीय त्वरण मैंने उसमें बताया है और वो क्या चीजें हैं। वैसे यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ कि गुरुत्वीय त्वरण वह त्वरण है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु धरती माता की ओर या पृथ्वी की ओर या किसी भी बड़े पिंड की ओर, है ना, क्या होगा, आकर्षित होना शुरू होता है, उस त्वरण से आकर्षित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वैसे आपको मालूम है कि इस जी की क्या वैल्यू होती है, तो धरती माता के लिए अगर मैं बात करूं, अगर पृथ्वी के लिए बात करूं, अर्थ ऐसे ले लूं तो हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अगर मैं मून के लिए बात करूं, ठीक है, मतलब चंद्रमा के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है नियर अबाउट 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1.625 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसको मार्स के लिए बात करूं, मतलब मंगल ग्रह के लिए बात करूं, तो ये बच्चों ये हो जाएगा 3.711 मीटर पर सेकेंड। तो ये तीनों मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसको कम से कम याद रखो, बाकी चीजें आप बाद में भी कर सकते हो, बाद में अपना बुक से भी देख सकते हो, हालांकि इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना जान जाओ बहुत है, ठीक है। इतना आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो इन तीनों की आपका इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो W है बच्चों, ये दोनों बातों पे क्योंकि डिपेंड कर रहा है, तो W की वैल्यू होती है M×G, ठीक, ये याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ठीक, ये हमेशा के लिए आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसमें संबंध क्या है, तो संबंध ये है W=M×G, जहां पे M क्या है बच्चों, बार बार लिखवाओ मत, ठीक है, फिर भी चलो एक बार लिख देता हूं, द्रव्यमान, ये आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और ये क्या है बच्चों, भार,
ये क्या है, भार। तो ध्यान रखना, आप कभी कंफ्यूज मत होना, बार बार आप भार बोलते हो तो, जबकि अगर आप केजी में बोल रहे हो, माने अगर आपने बोला कि मेरा भार 80 किलोग्राम है, तो मतलब आप गलत बोल रहे हो। आपका भार 80 किलोग्राम नहीं, आपका द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, ठीक है। भार का जो मात्रक होता है बच्चों, जो भार का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है केजी। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। चलो, अब एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके लिए करवाता हूं। मान लो ये आप धरती माता पे हो, ठीक है, आप अर्थ सरफेस पे हो, ठीक है, और आपका वजन है, मान लिया आप हो मोटू, मोटू टाइप के हो थोड़ा सा, ठीक है, और आप भाई साहब धरती के बोझ जैसे बने हो, वैसे आप धरती के बोझ नहीं हो, आप अच्छे बच्चे हो। फिलहाल आप मान लो 50 केजी के हो, ठीक है, आप मान लो 50 केजी की हो। तो बच्चों, धरती माता अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो जो बल लगाती है उसी को डब्ल्यू बोलते हैं। ये जो आपने लिया है वो द्रव्यमान है। तो जरा बता दो कि डब्ल्यू की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है कि धरती माता 9.81 मीटर पर सेकंड से अपनी ओर खींचती है वस्तुओं को। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स 50 मतलब ये जो हुआ, और मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तब आपको इसकी वैल्यू जो पता चलेगी वो आप न्यूटन में लिखोगे, और वही आपका वेट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक। चलो, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कर ही देते हैं। जीरो से ये पॉइंट कट गया, ठीक है, 5 8 जा, ठीक है, जीरो और 49 49, ठीक है, इतना आ गया बच्चों, 490 न्यूटन। 490 न्यूटन याद रखना, 490 न्यूटन मतलब वेट की वैल्यू ज्यादा होती है, आंकिक मान ज्यादा होता है, याद रखोगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको समझना है, ठीक। तो ये है आपका द्रव्यमान और भार में रिलेशन, याद, इंपॉर्टेंट बात। और इसके पीछे वाली स्लाइड में तो मैंने आपको वेट के बारे में सब बताया है, ये चारों पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़े हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई घनत्व क्या होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक दो बातें और बता सकता हूँ वैसे यहाँ पे, ठीक है। जैसे चलो यही बता देता हूँ। हाँ, एक दो पॉइंट्स और इसमें मैं जोड़ रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा उसको भी नोट करके आप रखना हमेशा। कभी कभी आपसे द्रव्यमान पूछ लेता है पृथ्वी का, ठीक है। अगर आपसे पृथ्वी का द्रव्यमान पूछता है बच्चों, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.97, या 2 भी होता है, वैसे इतना ही लिख लो, ठीक है, 10 to the power 24 kg, याद रखोगे, थोड़े दिन के लिए याद रखो, ठीक है। और आर रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, मतलब अगर आर ई बोले हम लोग तो होता है बच्चों 637 2 या 1, ऐसे ही लिख सकते हो आप, कुछ भी, किलोमीटर, ठीक है। याद रखना ये एवरेज रेडियस है, ठीक है, एवरेज त्रिज्या है जिसको कहते हो, ठीक है, एवरेज रेडियस है, ठीक, एवरेज रेडियस है। एवरेज क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है, तो अगर अंडाकार है तो हर जगह इसकी त्रिज्या अलग अलग होगी, तो एवरेज जो रेडियस है वो ये होता है, याद रखोगे, इतना और याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और स्टूडेंट्स ये याद कर लो कि जो धरती माता है, जो पृथ्वी है अपनी, वो सूर्य भगवान से कितनी दूरी पर है, वो सूर्य भगवान से कितनी दूरी पे है, तो आप बोलोगे 149.6 मिलियन किलोमीटर, याद रखो, मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर दूर है। 149.6 मिलियन किलोमीटर अपनी धरती माता सूर्य से दूर है, ठीक है, समझ गए आप बात को। तो इतनी चीजें और आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक अपना शुरू करने चल रहे हैं, जिसको कहते हैं डेंसिटी। हालांकि ये द्रव्यमान से ही रिलेटेड है, आपको जब तक द्रव्यमान नहीं पता चलेगी तब तक आप डेंसिटी समझ ही नहीं पाओगे। तो अब आपको डेंसिटी अगर समझनी स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी का मतलब ये है, ठीक है, डेंसिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि द्रव्यमान का मान यूनिट वॉल्यूम में, कहने का मतलब एकांक आयतन में जो द्रव्यमान का मान है उसको डेंसिटी कहते हैं। द्रव्यमान क्या था, ये पदार्थ का गुण था जिसकी वजह से जगह घेरता है, मतलब कुछ आयतन घेरेगा कोई वस्तु। अब ये कह रहे हैं कि एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान है उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। फिर से सुन लो, द्रव्यमान एक तरीके की प्रॉपर्टी थी, उसमें ये बोला गया था कि द्रव्यमान पदार्थ की वह गुण है जिसकी वजह से ये क्या घेरता है, आयतन, मतलब एक जगह घेरता है। अब घनत्व क्या है, घनत्व है कि वही द्रव्यमान एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है उसको हम लोग कहते हैं घनत्व। तो सीधे सीधे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एकांक आयतन में वस्तु
का द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान। अब अगर मैं कहूँ एकांक का आयतन, मतलब आप उसको मान लो वस्तु का द्रव्यमान m है, ठीक है, और आयतन का मान क्या है, v है। मान लो जितना भी कोई वस्तु जगह घेरता है वो v है, और उसका द्रव्यमान, जैसे मान लिया ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, और जितना ये आयतन घेरता है, ठीक है, तो जो आयतन है, मतलब जितना जगह घेरता है, आयतन को हम लोग v से रिप्रेजेंट करें, अगर बच्चों v से रिप्रेजेंट करें, तो आप बोलोगे कि जो डेंसिटी है, अच्छा डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान से समझ लो। इसको हम लोग कभी कभी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सिग्मा ही यूज करो, ये सिग्मा साइन है, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा है। तो डेंसिटी ये हो गई, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, मतलब क्या आपको लिखना है, क्या बोला गया था डेफिनेशन में, एकांक आयतन में वस्तु का द्रव्यमान, मतलब ये क्या है, एक तरीके का ये है द्रव्यमान, किसमें, एकांक आयतन में, किसमें, आयतन में, ठीक है, एकांक आयतन का द्रव्यमान। अगर इसके द्रव्यमान का मान 1 हो जाए तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब घनत्व का क्या मतलब हो गया, द्रव्यमान, सीधे सीधे, ठीक है, समझ गए बात। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान से सुनो, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका आयतन वो कितना जगह घेर रहा है, आयतन कितना है, v है, तो घनत्व बराबर हो जाएगा m/v, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं फिर इसी बात पे, फिर से वही चीज कि भाई इसका मात्रक क्या होता है, आओ देखते हैं। तो मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मात्रक होता है, इसका द्रव्यमान का मात्रक जरा बता दो क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम आयतन का तो हो जाएगा मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, बस इतना सिंपल सा, इसी से मात्रक हम लोग बनाते हैं। केजी को आप ग्राम भी बोल सकते हो बच्चों, ग्राम पर मीटर क्यूब था उसको सेंटीमीटर क्यूब बना दो, ठीक, तो आप इसको बोलने लगोगे एमकेएस यूनिट और इसको बोलने लगोगे सीजीएस यूनिट, ठीक है, ये सीजीएस यूनिट हो गई। तो बस इस तरीके से आपको सिंपली समझते जाना है, ठीक है, याद रखना बहुत कॉमन यूनिट है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लेते हैं ज्यादातर, ठीक है, और केजी पर मीटर क्यूब भी लेते हैं, ये दोनों मात्रक हो गए, ठीक। चलो आओ, अगर मैं बोलूं कि ये किस तरीके की राशि है, तो जरा राशि भी चलो चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, तो आप बोलोगे ये अदिश राशि है, क्या है स्टूडेंट्स, अदिश राशि, कैसे पता, क्योंकि ये द्रव्यमान भी अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, तो इन दोनों का जो भी कैलकुलेशन होगा वो भी क्या आएगा, एक अदिश राशि आएगा, ठीक है, दोनों जब अदिश राशियां ही हैं, इस वजह से दोनों का जो भी रिजल्ट आता है वो फाइनली अदिश राशि ही बन के आती है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गई अदिश राशि, ठीक, ये हो गई अदिश राशि। चलो ठीक है भाई, डेंसिटी मेजर कैसे करते हैं, तो डेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं, डेंसिटी जो मेजरमेंट होती है वो हाइड्रोमीटर से होती है, हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं, याद रखना, हाइड्रोमीटर से डेंसिटी मेजर की जाती है, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, राशि अदिश हो गई, मात्रक आपको पता चल गया, भौतिक राशि अदिश है, ये भी समझ गए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा से करते हैं, डेफिनेशन होती है एकांक आयतन में वस्तु का द्रव्यमान, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो भी अगर फॉर्मूला आप बनाओगे तो बोलोगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इससे ज्यादा और आपको कुछ भी नहीं समझना है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना सापेक्ष घनत्व, ठीक है। अब देखो सापेक्ष का मतलब ही है कि किसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सापेक्ष घनत्व क्या होता है, फिर थोड़ा सा और अच्छे से ढंग से आगे आपको मैं और डिटेल थोड़ा कुछ बताता हूं, ठीक है। सापेक्ष घनत्व का मतलब होता है किसके सापेक्ष, मतलब किसी भी वस्तु का घनत्व, किसी भी वस्तु का घनत्व पानी के, कॉमा लगाना, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व के अनुपात को कहते हैं, अनुपात को कहते हैं, याद कर लेना है ऐसे ही, ठीक है, इसमें कुछ खास समझने के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब किसी वस्तु का अगर सापेक्ष घनत्व आपको निकालना है, मतलब सापेक्ष घनत्व अगर आपको निकालना है तो आपको बोलना है वस्तु का घनत्व अनुपाते पानी का 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। अच्छा, अब आपको ये भी इंपॉर्टेंट जानना अब जरूरी हो गया कि भाई पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व होता कितना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है, पहले आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है,
ठीक है, ये याद रखना आप हमेशा कि किसी भी वस्तु का जो घनत्व है किसके सापेक्ष, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व है उसके सापेक्ष। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें अब यहाँ थोड़ा नोट करते हैं, ध्यान से सुन लो। पानी का जो घनत्व होता है, ठीक है, पानी, शुद्ध पानी की बात करो, पानी का जो घनत्व है, ठीक है, घनत्व है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों, वो होता है, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप मीटर पर सॉरी केजी पर मीटर क्यूब में बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये लिखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखा है केजी पर मीटर क्यूब, तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब अगर आप बोलो तो केजी पर मीटर क्यूब में आप बोलोगे तो 1000, और अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोलोगे तो 1, केवल मात्र 1 वैल्यू होगी। ठीक है, एक वैल्यू होगी, एकांक वैल्यू होगी सीजीएस यूनिट के लिए। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताता हूं, बर्फ होता है आइस, ठीक है, बर्फ का जो घनत्व होता है वो होता है बच्चों 0.911, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर होता है 911 केजी पर मीटर क्यूब। ये याद रखना है आपको। जरा एक चीज देख के बताओ, यहाँ पे पानी और बर्फ में से किसका घनत्व ज्यादा है। पहले मतलब एक कॉमन रिलेशन आपको समझा रहा हूँ कि कौन ज्यादा आयतन घेरेगा, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पानी का घनत्व ज्यादा है 4 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर बर्फ का घनत्व ज्यादा है। डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्फ का घनत्व ज्यादा है या पानी का घनत्व ज्यादा है, पहले आप ये बताओ। तो आप यहाँ इसमें देख रहे हो कि जो पानी का जो घनत्व है, पानी का जो घनत्व है वो ज्यादा है किससे, बर्फ के, बर्फ के घनत्व से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बर्फ के घनत्व से क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा है। पानी का जो घनत्व है वो बर्फ के घनत्व से ज्यादा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से ज्यादा है, इसका मतलब जितने आयतन में पानी आ जाता होगा उससे ज्यादा आयतन में उतने ही पानी का बर्फ आता होगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ और आपको फिर मैं समझाता भी हूँ कि देखो ये चीजें इसी वजह से होती हैं। जैसे समझो, मान लो आप एक फुल प्लास्टिक की बोतल लो, ठीक है, इसमें फुल कर दो पानी, ठीक, प्लास्टिक की बोतल लो और एकदम फुल कर दो, जरा सा भी जगह न रहे, इसमें वाटर डालो, ठीक है, पानी डाल दो, पूरा फुल करो, और इस बोतल को ले जाओ, कहाँ रख दो, फ्रिज में। कहाँ रख दो, अपने फ्रिज में रख दो, अपने फ्रिज में इसको रख दो। और फ्रिज में रखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। ठीक है, और जब बर्फ में कन्वर्ट होगा तो आप देखोगे कि ये जो बोतल है वो कहीं से क्रैक हो गई है। क्या हो गई, टूट चुकी है। ठीक है, बोतल टूट गई। अब सोच रहे हो टूट गई भाई, बोतल क्यों टूट गई, क्यों टूट गई भाई, बोतल क्यों टूट गई, क्योंकि जो इसके अंदर आपने पानी रखा था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, पानी, वो आपका बर्फ में कन्वर्ट हो गया। और जब बर्फ में बदल गया तो भैया बर्फ को और ज्यादा जगह चाहिए। क्या, और ज्यादा जगह चाहिए बर्फ को रहने के लिए, और ज्यादा जगह चाहिए। क्यों भाई, क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है। अच्छा, कम है तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, द्रव्यमान तो वही होगा, क्योंकि पानी जितना आपने डाला था वही बर्फ का भी द्रव्यमान होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन घनत्व क्यों बदल गया, क्योंकि आयतन ज्यादा घेर रहा है, कौन, बर्फ। अब कहने का सीधा मतलब यह है, जितने में पानी आ जा रहा था उससे कहीं ज्यादा जगह में बर्फ आएगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम है। ध्यान से समझ लो, जिसका घनत्व कम होगा वो ज्यादा आयतन घेरेगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो कम ही आयतन में आ जाएगा। फिर से सुन लो, जिसका घनत्व, जिस भी वस्तु का, जिस भी चीज का, जिस भी पानी का, लिक्विड का, किसी का भी घनत्व जिसका ज्यादा होगा बच्चों वो कम जगह में आ जाएगा, और जिसका घनत्व कम होगा वो और ज्यादा जगह लेगा, और ज्यादा स्पेस लेगा। ठीक है, तो मीनिंग ये कहती है। तो जब आप फ्रिज में इसको निकालते हो तो स्टूडेंट्स ये पता चलता है कि ये क्रैक हो गया। इसीलिए आपको याद होगा कि कभी भी प्लास्टिक की बोतल फ्रिज में
फुल करके एकदम नहीं रखते हैं फ्रीजर में, अदरवाइज वो बर्फ जमेगी तो बोतल क्रैक हो जाएगी। ठीक, सिमिलरली एक और एग्जांपल जो आपके 10th क्लास में आता भी था, उसमें ये कहा जाता था कि ठंडियों के दिनों में बर्फ की जो पाइपलाइन होती हैं वो जाम हो जाती है, फट जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी भरा रह जाता है, और पानी जब ठंडियों के सीजन में जम जाता है तो वो पाइप को क्रैक कर देता है। लोहे की पाइप होती, प्लास्टिक की पाइप होती, वो भी क्रैक हो जाती। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ताकत है कि ये क्या करता है, जगह और ज्यादा घेरने की कोशिश करता है, और जब ज्यादा जगह ज्यादा लगती है तो फिर पाइप फट जाती है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। या पाइप अगर मान लो बहुत स्ट्रांग है तो एक तरीके से जाम हो जाती है, फिर काफी देर तक जब तक बर्फ जमती नहीं, मतलब पिघलती नहीं है पानी में, तब तक जाके वो जगह खाली नहीं होती और पानी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, कहीं जा नहीं पाता। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको रखना है याद ये आइस का, ठीक है, और पानी का घनत्व तो बर्फ से ज्यादा होता है, ये दिमाग में रखना है। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, और एग्जाम्पल दो बता दिए हालांकि, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना कि कभी भी एकदम फुल करके बोतल, है ना, कभी भी एकदम फुल एकदम करके बोतल मत रखना, इसमें फ्रिज में मत रखना, नहीं तो क्या हो जाएगी, अगर जमेगा तो बोतल क्रैक हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? सापेक्ष घनत्व के बारे में मैंने बताया कि किसी भी वस्तु का घनत्व किसके सापेक्ष, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष घनत्व का क्या मतलब है, वस्तु का घनत्व अनुपाते पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व, तो इसको कहते हैं हम लोग सापेक्ष घनत्व। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके लिए जो आपको समझानी थी मुझे। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी अगर मैं बोलूं तो हाँ, पानी का घनत्व तो आपको मैं बता ही दिया था भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कहूँ पानी के लिए ही, चलो थोड़ा सा पानी के लिए और बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझना और आपको ये भी जानना क्योंकि आप हम आप दैनिक जीवन में अपने पानी का बहुत भरपूर यूज करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये समझो, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का जो घनत्व है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का जो डेंसिटी है, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी है वो आपकी कितनी है स्टूडेंट्स? वो आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पे है 1 ग्राम। मिटा देता हूँ, बार बार गंदी राइटिंग आ जा रही है, क्योंकि आप भी सोच रहे हो कि बार बार ये कट करते हैं सर। ठीक है, देखो 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 देखो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओगे तो क्या हो जाता है, ये 0.911 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब घट गया। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस ले जाओ, कहने का मतलब इसको और तापमान इसका बढ़ा दो, तब भी इसकी डेंसिटी घट जाती है। कहने का मतलब पानी की जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है, उससे अगर कम करोगे टेम्परेचर तो भी डेंसिटी आपकी घट जाएगी, बढ़ाओगे टेम्परेचर तब भी डेंसिटी घट जाएगी। तो मतलब 1 से क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आप इसको बॉयल भी करोगे तो डेंसिटी घट जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात है ये, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना। चलो उसके साथ साथ मैं आपको 2 3 4 चीजों की और डेंसिटी बताता हूँ, ध्यान से बच्चों सुनो। और मतलब सापेक्ष घनत्व तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग ये पढ़ते हैं, मेथड ऑफ फाइंड टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो एक स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें मैं आपके लिए इसको बनाता हूँ। वेट वेट सी, चलो आओ तो यहाँ देखते हैं हम लोग। आपको मैंने बताया फिर से, चलो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों, पानी का जो घनत्व होता है तो 1 ग्राम, बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर बार बार क्यों इसको समझा रहे हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, कहने का मतलब आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, तो क्या होगा, तब भी जो डेंसिटी होगी वो 1 से कम हो जाएगी। कहने का मतलब जो अब डेंसिटी यहाँ आएगी, मान लो कुछ भी आती है भाई, मान लो इसका टेम्परेचर हम कितना करें, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो जो भी यहाँ घनत्व आता है वो 1 से कम होगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो घनत्व आता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, जो भी यहाँ घनत्व आता है, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होगी। याद रखना, कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर टेम्परेचर घटा भी दो, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस कर दो या और कम कर दो, तो भी स्टूडेंट्स, मतलब अगर आप टेम्परेचर घटा भी दो तो भी इसकी वैल्यू घट जाती है, जिससे कि जैसा कि आप जानते हो कि बर्फ का कितना होता है, 0.911 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो ना, यहां भी घट गया, कहने का मतलब यहां भी ये ज्यादा ही है। और मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 होती है, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से 5 6 7 8 10 ऐसे करते चले गए, तो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, तो भी इसका डेंसिटी घट जाएगी वाटर की। ये पानी की केस की है, हम सब बातें कर रहे हैं, याद रखना ये पानी के लिए है मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है,
और अगर कम कर दिए टेम्परेचर तो भी घट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे मैंने अच्छा सा आपको बताया है, वो समझ लिए। चलो आओ थोड़ा सा अब समझते हैं हम लोग मरकरी का। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझ लो। ठीक है, देखो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें पानी के सापेक्ष उनका घनत्व तो कम है, बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनके पानी के सापेक्ष उनका घनत्व तो काफी ज्यादा है। जैसे आपको मैं मरकरी बताता हूँ। ठीक है, तो मरकरी का होता है बच्चों 13.559 या 6 भी लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप समझो जरा, वाटर का, वाटर के सापेक्ष इसकी 13.56 है। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 लीटर का आपका मेजरेंट है, जैसे मान लो अगर आप 1 लीटर में मेजर कर रहे हो, 1 लीटर मेजर कर रहे हो और 1 लीटर में मान लो सपोज पानी 1 kg है, 1 kg है, तो बच्चों जो मरकरी होगा, जो वाटर है, जो वाटर है वो 1 kg है अगर, तो अगर आप मरकरी ले लोगे, मरकरी भी एक तरीके के क्या है, मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, जो कि तरल पदार्थ में आता है। तो एच जी अगर आप ले लोगे तो बच्चों वो 13.56 kg हो जाएगा। ये याद रखो 13.56 kg हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। कहने का मतलब क्या है कि जो एच जी है, जो मतलब पारा है, पारा जिसको कहते हो पारा, ठीक है, मरकरी, मरकरी, मरकरी को ही पारा कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है और ये पारा हिंदी वर्ड है। तो ये कितना होता है 13.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद कर लिए। चलो उसके अलावा आपको मैं और एक चीज बताता हूँ कि जो अर्थ की जो डेंसिटी है, अर्थ की, अर्थ मास का, मास तो आपको बता दिया था अभी पिछली स्लाइड में। ठीक है, अब जो अगर इसकी डेंसिटी ले लो, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके अलावा चलो आपसे, आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप बोल रहे हो वाटर। ठीक है, तो वाटर मीन्स पानी। ठीक है, तो पानी की डेंसिटी तो आप जान ही रहे हो। अगर आप अभी लकड़ी की बात करो, ठीक है, लकड़ी की बात करो, लकड़ी की अगर बात करो, वुड की बात करो, तो इसकी जो डेंसिटी है बच्चों वो कम है किससे, वाटर की तुलना में। इसी तरीके से आप और भी कुछ जैसे ऑयल्स हैं उनकी डेंसिटी कम है। लेकिन अगर आप आयरन की बात करो, अगर आप मरकरी एच जी की बात करो, अगर आप कॉपर की बात करो, सिल्वर की बात करो, जो भी मेटल्स हैं, ये सब की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। याद रखोगे, तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी थी। ठीक है, चलो आओ अभी एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं यहाँ पे। चलो आओ देख लेते हैं इसको कि कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। तो ज्ञात करने के लिए तो मैंने आपको एक बार अभी अभी बताया ही कि बच्चों जो सापेक्ष घनत्व होता है, मतलब हाइड्रोमीटर जो होता है, जो हाइड्रोमीटर होता है आपका, वो क्या मेजर करता है, डेंसिटी मेजर करता है। ठीक है, सापेक्ष घनत्व भी कह सकते हो, सापेक्ष घनत्व मेजर करता है, सापेक्ष घनत्व को मेजर करता है। ठीक, याद रखना इस चीज को, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर सापेक्ष घनत्व को मेजर करता है। ठीक, उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात थोड़ा ध्यान से समझो तो समझ में आएगा। हालांकि ये चीजें बहुत डीप में नहीं आती हैं, आपको बस सिंपली बस केवल इतना समझना है कि ये क्या चीजें होती हैं। तो एक तो मेजरेंट जो होता है, जो मीटर होता है इसका, वो होता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, जो कि लिक्विड के उसको मेजर कर लेता है, लिक्विड की डेंसिटीज को मेजर कर लेता है। उसके अलावा साथ साथ आपको थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, मतलब इसको प्लवन सिद्धांत बोलते हैं वैसे, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हो सकता है, आप जानते हो कि, चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले मैं बता देता हूँ, बस बोल रहा हूँ, हालांकि ये अब सिलेबस से हट चुका है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये बोला गया है कि जब भी कोई वस्तु किसी भी लिक्विड में, मतलब पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, कोई भी वस्तु सॉलिड है, वस्तु डुबोई जाती है, तो उसके आभासी भार में मतलब जो उसका भार होता है उसमें कमी आ जाती है। और जो ये कमी है भार में, वो कितने के बराबर है, तो जितना वो लिक्विड हटाया है, जितना, जैसे मान लो मैंने इसको पानी में डुबोया और इतना डूब गया, तो इतना पोर्शन का लिक्विड हट गया यहां से। तो जब हट गया तो उतने का जो वजन होता है, उतने का जो भार है, वजन मीन्स भार बोलते हैं, द्रव्यमान नहीं। ठीक है, तो जो उतने का वजन है बच्चों, वही भार क्या है, एक तरीके का वो बल है जो इसके आभासी भार में, मतलब जो एक्चुअल भार में कमी ला देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। इसी तरीके से आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर कोई भी वस्तु जो कि पानी के घनत्व से कम है, जिसका घनत्व, वो वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की मैं बात कर रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, प्लवन सिद्धांत बोलते हैं, प्लवन। ठीक है,
प्लवन सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत, प्लवन सिद्धांत बोलते हैं इसको हम लोग। तो प्लवन सिद्धांत में क्या बोला गया है कि जैसे मान लो लिक्विड है, ठीक है, और ऐसे समझो, मान लो ऐसे एक कंटेनर है, ऐसे ले लो, कंटेनर है जिसमें पानी यहाँ तक मान लो भरा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी तीन पोजीशंस में बता रहा हूँ, तीन अलग अलग वस्तुएं ले रहा हूँ, बस इस तरीके से समझ लो आप, एक ही उसमें एक वस्तु है जो इतना है, ठीक है, तो इसका इतना पोर्शन ओपन रहता है, ठीक है, कोई एक और वस्तु है जो कि डूब जाती है बच्चों पूरा का पूरा पानी में, और कोई एक और वस्तु है जो लगभग इतना ज्यादा ओपन रहता है। देखो ध्यान से सुनो, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक, और सॉरी, एक कंडीशन और लेनी थी आपके लिए, चलो मैं उसके लिए अलग से लेता हूँ, ध्यान से सुनो। ले लेते हैं क्या, कोई नहीं, ठीक है, यहाँ समझो। अब सुनो, जैसे लॉ लॉ ऑफ फ्लोटेशन में ये बोला गया है कि वाटर की अगर डेंसिटी आप ले लो, अ, ये ऐसे ऐसे डेंसिटी ले लो, और ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मतलब वस्तु की जो डेंसिटी है ऐसे ले लो इसको, तो यहाँ तीन नियम बताते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का जो घनत्व है बच्चों, वो क्या होगा, कम होगा, कम होगा किससे, वाटर के, पानी के घनत्व से। अगर वस्तु का घनत्व कम है तो बच्चों ये क्या होगी, तैरने लगेगी, तैरने लगती है, तैरने लगती है, कौन कौन तैरने लगती है, वस्तु तैरने लगती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन है अगर इन दोनों की घनत्व बराबर हो जाए तो क्या होगा, तीसरा एक और कंडीशन होता है, बता दे रहा हूं अभी, इसको बाद में बताता हूं। तीसरा कंडीशन है अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की मतलब वस्तु की जो घनत्व है वो आपका वाटर के घनत्व से ज्यादा है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, ठीक, ये क्या होगी, फ्लोट, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, FLOAT, फ्लोटिंग कंडीशन है, डूब जाना मतलब सिंक कर जाना, ठीक है, ये सिंक हो जाएगी। और सुनो, अब आपको बताता हूं कि बराबर वाले केस में क्या होगा, तो बराबर वाले में इसके टॉप लेयर पे, टॉप लेयर पे ऐसे करके होगी, मतलब रहेगी तो अंदर ही लेकिन वो तैरती रहेगी, ठीक है, तो ये याद रखना है, तो एकदम टॉप लेयर पे क्या होगी, इसके लिए आप समझ लो ये है, ये केस है बराबर वाला, ठीक है, ऐसे यहाँ आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये केस है बराबर का, ये केस है आपका जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है बच्चों, और ये वाला जो केस है, ये जो केस है ये है डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, मतलब जो वस्तु का जो घनत्व है बच्चों, वो वाटर के जो पानी के घनत्व से ज्यादा है, अगर ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो तैरता रहेगा, और अगर बराबर होगा तो तैरेगा लेकिन टॉप लेयर के अंदर, ठीक, इस तरीके से आपको समझना है। तो इस नियम से भी थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि किसी भी वस्तु का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज्यादा है या फिर पानी के घनत्व से कम है। अगर पानी के घनत्व से कम है बच्चों तो वो तैरने लगेगा, पानी के घनत्व से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तो इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट करने वाली ये है कि अब इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि उस वस्तु का घनत्व कितना है। तो आपको ये समझना है कि उस वस्तु का कितना पार्ट अंदर है, जितना पार्ट अंदर होगा बच्चों वही उसका सापेक्ष घनत्व हो जाएगा। बस एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, आप इसको दिमाग में रखो कि किसी भी डूबी हुई वस्तु मतलब आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु का जितना भाग अंदर है, उस भाग का जो भी आयतन है, जो भी आयतन है, कहने का मतलब उसका जितना पार्ट डूबा हुआ है वो मतलब 100, जैसे 100% पूरा डूब गया तो अब वो तो खत्म ही हो गई, कहानी खत्म। लेकिन अगर कुछ जैसे 30% पार्ट आपका डूबा हुआ है तो इसका मतलब वो 0.33 इज द रिलेटिव डेंसिटी। अगर 90% पार्ट डूबा हुआ है तो इसका मतलब 0.9 इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं मैं एक छोटी सी बात जिससे आप अच्छे से समझ जाओ। जैसे मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि जब भी आप कोई बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, आइस का ये टुकड़ा, ठीक है, आइस का टुकड़ा पानी में डालोगे, जब भी कोई बर्फ का टुकड़ा पानी में डालते हो स्टूडेंट्स, तो जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला पोर्शन वो केवल 10% होता है, नीचे का हिस्सा 91.1
परसेंट होता है। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि 0.911 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ आइज। या फिर अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हटाना चाहते हो तो फिर आप इसको सीधे सीधे सापेक्ष घनत्व तो बोल सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान आ रही है, अब आपको मैं उसको बताता हूं, ध्यान से सुनो। कि आपको मैंने अभी बताया कि घनत्व की क्या मात्रक होता है, घनत्व का बच्चों घनत्व का क्या मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, याद है यही बोला था मैंने, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये बोला था। लेकिन स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात है, सापेक्ष घनत्व की अगर आप बात करो तो इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक, याद रखना, कोई मात्रक क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सापेक्ष घनत्व है बच्चों वो घनत्व अनुपातिक घनत्व ही है। कैसे भाई, सापेक्ष घनत्व क्या था, ये घनत्व था वस्तु का, है ना, घनत्व वस्तु का और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का। ठीक है, पानी का घनत्व, तो घनत्व अनुपात अगर घनत्व जैसे केजी बटे केजी कर दोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो घनत्व अनुपात घनत्व हो जाएगा। ठीक है, घनत्व, इस वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी मात्रक नहीं होता। किसका किसका नहीं होता, सापेक्ष घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, और घनत्व का मात्रक होगा, सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है आज की क्लास जिसमें मैंने आपको बताया द्रव्यमान भार, उसमें संबंध, फिर घनत्व और सापेक्ष घनत्व आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेना है। और अब जब आगे इसका नेक्स्ट जो मैं लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं जिसमें आपको इसके एमसीक्यू बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बिल्कुल जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है वो सब आपके एग्जाम में आती हैं। और मैं वही चीजें बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, जो चीजें मोस्टली आपके एग्जाम में आई हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड और डीप में नहीं जाना चाहता आप लोगों के लिए, हालांकि अभी इसमें और कुछ बताया जा सकता है मुझे पता है, लेकिन बच्चों उतना ज्यादा आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो जितना जरूरत है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इंटर वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अभी आपको बहुत सारी चीजें बतानी बाकी हैं, बट इतना आप अगर जान गए तो बेसिक बेसिक लगभग आप पूरी बातें समझ चुके हो। ठीक है, इसमें जो भी चीजें मैंने बताई इसमें कुछ भी मिस मत करना, इसमें ये मत मुझसे पूछना कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको मैं नहीं बता पाऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जितनी चीजें थे वो ऑलरेडी मैंने सब इंपॉर्टेंट ही ले लिया है इसका, और यही सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आते हैं, इसी वजह से मैं ये सारे टॉपिक्स को आपके लिए लेके आया था। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए आप ऑल द बेस्ट, बने रहिए साथ साथ, और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से मजा आए एमसीक्यू क्वेश्चंस करने में। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।